नमस्कार, मैं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज की हलचल। अक्सर हम रोजाना खबरों को लेकर चर्चा करते हैं। दिन भर में शहर में जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं उनको लेकर आपके सामने आते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स, कैमरामैन। लेकिन आज हम आपके सामने बहुत ही खास कार्यक्रम लाए हैं जो आपके हमारी जेब से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आम बजट 2016। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आगामी 2016-17 का बजट पेश किया। उस बजट से आम आदमी को कितनी उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें हैं और आने वाले साल में उसकी वो उम्मीदें कितना पूरी होंगी, इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ बजट में नहीं होना चाहिए, ये तमाम हाईलाइट्स है बजट को लेकर। एक बार हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे जो वित्त मंत्री ने संसद में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, करोड़ों में कही है। तो वो करोड़ वाली बड़ी बड़ी बातें कौन सी हैं, एक बार हम अपने दर्शकों के साथ साझा जरूर करना चाहेंगे। देश में सड़क और हाईवेज का जाल बिछाने के लिए 97,000 करोड़ रुपए का प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा, जिसमें नेशनल हाईवे यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनमें 10,000 किलोमीटर और स्टेट हाईवे यानी राज्य स्तरीय जो मार्ग है उनमें 50,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास जो मोदी जी कहते रहे कि ग्रामीण विकास पे जोर दिया जाएगा, उसमें 87,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत गांव में 5 लाख कुएं और तालाब खुदवाए जाएंगे जो अब तक गायब हमें दिखते थे, अब शायद आने वाले वर्षों में ये दिखेंगे। ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया। एक और बड़ी बात, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये एक बड़ी बात है। किसानों पर ऋण का बोझ कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये आने वाले समय में इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आसमान पर पहुंची दालों की कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें हमारा एक सवाल ये भी रहेगा कि दाल की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या प्रावधान किया गया। ग्रामीण भारत के लिए एक नया डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 3 साल के अंदर 6 करोड़ अतिरिक्त घरों को शामिल किया जाएगा। और एक और मोटा मोटा जो आंकड़ा दिया है, 2015-16 में राजस्व घाटा 2.5% रहा, जो सरकार की एक उपलब्धि है। 5 लाख रुपए की आमदनी पर कर छूट जो 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए अब की गई है। मकान किराए भत्ते में 24,000 रुपए से बढ़ाकर छूट 60,000 रुपए हुई है। 50 लाख रुपए तक के घर खरीदने पर 50,000 रुपए तक की छूट। बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये योजना 5 साल तक चलेगी, जिसमें बीपीएल परिवारों को कवर किया जाएगा। सरकार नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लेकर आई है। इसके तहत हर एक परिवार को 1 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा बढ़ाई गई है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सारी योजनाएं, सारा लाभ देश के हिसाब से हजारों करोड़ में है, लेकिन हजारों करोड़ कुछ हजार आम आदमी की जेब में पहुंचेंगे कि नहीं, ये अगले कुछ सालों में हमें देखने को इस बजट से मिलेगा। चूंकि बजट एक ऐसा विषय है जो एक एक्सपर्ट पैनल तय करता है, बहुत बड़ा मंत्रालय, बहुत सारे कर्मचारी पूरे देश का बजट तय करते हैं। हम अपना और घर का बजट तो कुछ लोग मिलकर तय करते हैं, लेकिन कई सौ लोगों की टीम मिलकर बजट तय करती है। आम आदमी का बजट रहा कैसा रहा, उसके लिए हमने अपने चैनल में कुछ विशेषज्ञ लोगों को बुलाया। सबसे पहले उनका तारुफ कराते, उनका परिचय कराते। हमारे साथ है एडवोकेट हरकिशोर सिंह। ये तमाम बेरोजगारों, युवाओं और कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलनरत रहते हैं। इनसे पूछेंगे कि इस बजट में इस बार जो नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे वो कितने पूरे हुए और कितने बाकी हैं। उसके बाद है निर्यातक तनवीर वारी जी, इनसे पूछेंगे निर्यात इंडस्ट्री में इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। उसके बाद डॉक्टर पूनम बंसल जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है दयानंद डिग्री कॉलेज में इकोनॉमिक्स में। इनसे पूछेंगे बतौर इकोनॉमिक इनके लिए, इनके नजरिए से बजट में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद डॉक्टर शशि अरोड़ा जी भी हैं, घरेलू महिलाओं के लिए बजट कैसा रहा, इनसे ये भी पूछेंगे। साथ साथ ये इकोनॉमिक्स भी है, अर्थशास्त्री भी है, तो इसकी बारीकियां भी इनसे पूछेंगे। उसके बाद बहुत ही खास मेहमान है सीए अभिनव अग्रवाल जी। इनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट का लबोलुआब जो पूरा देश में है उसका मुरादाबाद की जो ब्रास इंडस्ट्री उसके हिसाब से क्या है, लेकिन और जो बजट का प्लस और निगेटिव, प्लस माइनस क्या है, ये बहुत कुछ बारीकियां सी अभिनव अग्रवाल से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सवाल है आम आदमी का, हम सीधे हरकिशोर जी से पूछेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो बजट 2016 आज नरेंद्र मोदी की सरकार यानी वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने पेश किया है, इसमें आप कितने मार्क्स देंगे और क्या उम्मीदें थी आपको बतौर जनता?
जो आज का बजट आया है और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें जो युवाओं के लिए, जो आम जनता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि हम करोड़ों रोजगार देंगे युवाओं को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो संविदा कर्मी हैं, तमाम हमारे युवा लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। तमाम ऐसे युवा हैं जो स्वास्थ्य विभाग में हैं, जो तमाम विभागों में काम कर रहे हैं, ठेका मजदूर उनको बनाया जा रहा है, लेकिन उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको कुछ दिया हो। ये एक बजट है, बजट आता है, हर सरकार एक बजट पेश करती है, लेकिन ये आम आदमी का बजट नहीं है। हमारे देश में जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बार कहा कि हमारे देश में 66 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। एक चपरासी की नौकरी के लिए 23 लाख युवा, जो पीएचडी होल्डर, जो बीटेक, एमटेक, आईआईटी, ये सब जो अभी उत्तर प्रदेश में देखने में आया, एप्लीकेशन देते हैं, जिसको कि सरकार को वो भर्ती ही रद्द करनी पड़ती है। तो इतनी बड़ी तादाद में जहां बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। नहीं, स्टार्टअप इंडिया और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात की है बजट में, इसको बढ़ाया जाएगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी कहा गया है और इसके लिए बजट भी प्रस्तावित किया गया है। स्टार्टअप, जो हमारी सरकार स्टार्टअप का जो नारा दे रही है, वो तो जो नया कोई स्टार्टअप का मतलब है कि कोई नया शुरू कर रहा है उसको देंगे, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जो पुराना सब कंपनियां हैं उनको ही ये सब बजट अलॉट करते चले जा रहे हैं, उसमें से काफी कुछ ये दिया जा रहा है। अभी आप देखिए कि जो 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर है जो देश में काम करते हैं, उसके बजट में 10,000 करोड़ का कटौती कर दी, उसके बजट को कम कर दिया। ऐसे ही जो युवाओं को रोजगार सृजित करने के लिए स्किल इंडिया का नारा दिया जा रहा है, लेकिन स्किल इंडिया जो है उससे कोई ठोस बेरोजगारी पे असर पड़ने वाला नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, इसकी तरफ को हमारी सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही है, और जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। इंडस्ट्री को बढ़ाने का कोई कार्यक्रम नहीं है जिससे कि बड़ी तादाद में बेरोजगार को रोजगार मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बड़े कैपिटलिस्ट क्लास के लिए बजट बनाया गया है, तैयार किया गया है, और वो अल्टीमेट जो तजर्बा है हमारा क्या कहता है। सभी सरकारें कहती हैं ये बजट बहुत अच्छा है, इससे आम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन देखने में आ रहा है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, आम आदमी की जेब खाली हो रही है, वो त्राही कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो घटाए जाने चाहिए थे उसका लाभ भी हमारी सरकार आम जनता को नहीं देना चाहती। ठीक है सर, आपने तमाम बातें रखी है। इस अगले दौर में निश्चित रूप से आप अपना सवाल तैयार रखिए, हम जरूर कुछ न कुछ नया सवाल पूछेंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लगातार मोदी जी कहते रहे कि निर्यात को बढ़ावा देना है, तो हमारे साथ निर्यातक भी हैं तनवीर वारी जी से पूछेंगे। सर, आपको क्या लगता है बजट 2016 में वित्त मंत्री जी ने जो पेश किया है? देखिए, एक्सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए इस बजट में बेसिकली कुछ भी नहीं है। ये एक फ्लैट बजट कहा जा सकता है। फ्लैट बजट इन द सेंस के इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। अभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी हमारी अप्रैल में नई आएगी, उसमें अगर कुछ सरकार करती है तो ठीक है, वरना एक्सपोर्ट में एज सच इसमें कुछ नहीं किया गया। और बहुत वर्षों से ये देखा जा रहा बराबर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स को लगातार इग्नोर कर रही है। जो हमारी बैकबोन है इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमारा ये उद्योग है मेटल का, मुरादाबाद से जो ताल्लुक है, अलीगढ़ का है, खुर्जा का हैंडीक्राफ्ट्स है, फिरोजाबाद का है, और छोटे छोटे जो क्लस्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट के उद्योग हैं, उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करके देते हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, सिर्फ आईटी सेक्टर पे ही बढ़ावे दिए जा रहे हैं तमाम पर। लेकिन अकेले आईटी सेक्टर से कोई भी कंट्री नहीं चलता। हम हमेशा से फॉरेन एक्सचेंज कमा के देते रहे हैं, और हमारी हमेशा अपेक्षा रही है कि सरकार हमारी तरफ को हमदर्दी से देखे। हमदर्दी से देखना इसे कहते हैं, जैसे इन्होंने पिछले दिनों एक स्कीम लॉन्च की थी जो ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, फोकस स्कीम। वो 7% फोकस था, अब उसको घटा करके अचानक एक दिन 5% कर दिया गया, और 5% और 7% के बीच का जो गैप था वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं आया।
तो वो बीच का अभी भी अनपेड पड़ा है और वो बराबर उसका रिप्रेजेंटेशन हमारी एक्सपोर्ट एसोसिएशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स लगातार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें कुछ एलोकेशन देगी कॉमर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से और कुछ एलोकेशन एक्सपोर्टर्स के लिए दिए जाएंगे, लेकिन नहीं दिए गए। एमडीए ग्रांट बढ़नी चाहिए जो कि बहुत ही पुराने ढर्रे पे चली आ रही है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स हैं। आज की तारीख में सफर खर्च और बाहर मेले लगाने का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि एक छोटे और मिडिल क्लास एक्सपोर्टर के लिए अफोर्डेबल नहीं है। बड़े बिजनेस हाउसेस तो अपना काम चला लेते हैं, छोटे उद्योगों के लिए, छोटे एक्सपोर्टर के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, किसी भी किस्म का कोई रियायत नहीं की गई है। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में सरकार इस पर ध्यान दे तो यकीनन हम बेहतर एक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ज्यादा बड़ा एक्सपोर्ट करके दिखा सकते हैं यकीनन। निश्चित रूप से जिस प्रकार से तनवीर वारी जी बता रहे थे, निर्यात उद्योग के लिए बहुत राहत की खबर नहीं है। फ्लैट बजट इन्होंने बताया, ठीक है, बजट में सभी को संतुष्ट नहीं किया जाए, यकीनन हम बेहतर एक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ज्यादा बड़ा एक्सपोर्ट करके दिखा सकते हैं यकीनन। निश्चित रूप से जिस प्रकार से तनवीर वारी जी बता रहे थे, निर्यात उद्योग के लिए बहुत राहत की खबर नहीं है। फ्लैट बजट इन्होंने बताया, ठीक है, बजट में सभी को संतुष्ट नहीं किया जाता, कुछ लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव, लेकिन फिर भी बजट आता है। बजट आता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ता है आने वाले कुछ सालों में, अगले 10 सालों में, 20 सालों में या 15 सालों में, अगले कुछ वर्षों में, ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हम डॉक्टर पूनम बंसल जी से। मैडम, आपका क्या मानना है, आप इस बजट को कितने नंबर देंगी अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखते हैं तो इस बजट को? भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये बजट जो है विकास उन्मुख बजट है और इसमें सभी क्षेत्रों को संतुलित रूप से विकास करने का प्रयास किया गया है। जब हम अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं तो हमारे सामने हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक ढांचा और हमारा जो बुनियादी ढांचा है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक विशेष बात, प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट की बात कही है कि हम अपने देश में उत्पादन को बढ़ाएं और कौशल विकास, कि हम अपना जो मानव संसाधन है उसको विकसित करें और उस युवाओं को अपने उत्पादन में उनकी सहभागिता बढ़ाएं। और कौशल विकास के लिए जरूरी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य उनको पूरी तरह से मिले, तो उसके लिए शिक्षा पर बहुत अच्छा प्रावधान है, बहुत अच्छा सा व्यय किया गया है, स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दिया गया है। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में जैसे कि रोड्स का डेवलपमेंट है, बिजली का डेवलपमेंट है, गांव में बैंकिंग सेक्टर तक का लेके जाने तक का डेवलपमेंट है और एयरपोर्ट जो 160 एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात की गई है उसको भी कहीं ना कहीं हम विकास से जोड़ते हैं कि छोटे जो अनडेवलप्ड एयरपोर्ट्स हैं तो दूर दराज के क्षेत्रों में अगर उनकी पहुंच होगी तो डेफिनेटली उससे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार दूसरी बात, जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, तो इंडस्ट्री जो मंदी की मार में है उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है उससे मांग को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया गया है कि मांग डेवलप होगी तो डेफिनेटली हमारे जो दूसरे उद्योग हैं उनको भी विकास के रास्ते मिलेंगे। तो इस प्रकार ये जो बजट है विशेष रूप से एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी हमारे क्षेत्र हैं उन सबको भी इसमें समाहित किया गया है और ओवरऑल आने वाले समय में ये बजट आर्थिक विकास को दिशा देगा, रोजगार सृजन को भी दिशा देगा और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो हमारा डेफिसिट फाइनेंस है उसको भी इसमें 3.5 तक सीमित करा गया है, जो एक प्रशंसनीय प्रयास है। लेकिन हाँ, जब हम वेतनभोगी वर्ग की बात करते हैं तो उसमें निराशा जरूर है। हमारा मिडिल क्लास है, उसको जो हमें आशा थी कि हमारा जो आय की लिमिट है वो बढ़ेगी, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ेगी, वहां पर वित्त मंत्री जी ने अपने हाथ खींच लिए हैं, कंजूसी दिखाई है, तो वो निराशा की बात है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी माध्यम से कुछ दूसरे रास्तों से थोड़ा सा रिलीफ जरूर दिया है मिडिल क्लास को, जैसे कि हाउसिंग जो वो है हमारा किराया है उसको उन्होंने 24,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है, उसमें जो लिमिट है। और इसी तरह कुछ और तरह से उन्होंने छूट देने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो नया सेकंड पे कमीशन आ रहा है उसका प्रावधान जब लागू होंगे तो उसमें सैलरीज बढ़ेंगी, तो वहां पे भी रिलीफ देने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, एक चीज थी जो वित्त मंत्री जी कर सकते थे और उनको करना चाहिए था, 80 सीसी की जो हमारी लिमिट थी
जो टैक्स सेविंग की लिमिट थी उसको बढ़ाने की आवश्यकता थी। वो इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि जब टैक्स सेविंग की लिमिट बढ़ती तो जो सेविंग जनता की तरफ से आती वो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में सरकार को मिलती, जो जनता के फायदे के लिए ही सरकार उसको खर्च कर सकती थी। लेकिन यदि पूरे समग्र दृष्टिकोण से देखें, एक व्यक्ति को छोड़कर, केवल एक मिडिल क्लास को छोड़कर हम देखें तो वास्तव में ये जो बजट है ये सभी के लिए एक उपयोगी है, क्योंकि आने वाले समय में आर्थिक विकास को दिशा देने वाला बजट है। और दूसरा, हम समावेशी इसको बजट कह सकते हैं, क्योंकि सरकार का एक हमारा दृष्टिकोण रहता है कि हम ऊंचे लोगों से या जो धनी वर्ग है उससे लेकर हम निर्धन वर्ग को भी समान रूप से लेकर आए। तो शायद वही कुछ दृष्टिकोण इसमें सामने है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, सबका साथ सबका विकास, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विजन कहीं ना कहीं इस बजट में दृष्टिगत होता है। ठीक है, जैसा कि पूनम बंसल जी की जो बातों से लगा, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है इस बजट में। कृषि को ध्यान में रखा गया है और जो जिसका ध्यान नहीं रखा है वो भारत का मिडिल क्लास यानी बहुत बड़ा वर्ग है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इलेक्शन है, उस पर इस बजट का कितना प्रभाव पड़ेगा ये हमें जरूर देखने को मिलेगा। जैसा कि पूनम बंसल जी ने बताया कि बजट को एक समग्रता से देखें तो बिल्कुल डेवलपमेंट की तरफ ये बजट जा रहा है। हमारी तरफ दूसरे पैनल में भी एक्सपर्ट हैं, निश्चित रूप से घर चलाते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि बतौर गृहिणी आप इस बजट को कितने नंबर देंगे? देखिए, अगर हम गरीब तबके को देखते हैं, जी, वो बहुत परेशान, जैसे हमारे यहाँ जो मेड काम करती हैं, वो बहुत परेशान थी सिलेंडर के लिए। उन्हें कनेक्शन आसानी से मिलेंगे क्योंकि इसका सारा फोकस हमारा बीपीएल पर गया है। तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर दीर्घकालिक दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये समन्वय पर जोर दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप हमारी इकोनॉमी में था बिटवीन रिच एंड पुअर पर्सन। तो इस बजट में गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया गया है। नहीं, बजट से तो इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखा कि गरीब अगले 5 साल में एकदम से अमीरों के बराबर हो जाएंगे, ऐसा तो बजट में कहीं कुछ नहीं आया। हाँ, सुविधाएं बढ़ाने की बात करें, सुविधाओं से बहुत बड़ा अमीर नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन उन्हें देखिए, जो हमारा विलेज, बहुत पहले आरोप लगता था गवर्नमेंट पे कि ये जो गवर्नमेंट है जब से आई है सूट कोट वाली गवर्नमेंट है, तो इसने कहीं ना कहीं अपनी छवि को ठीक करने का प्रयास किया है। नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनावी साल है तो बजट उस हिसाब से है, ये कहा जा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से मध्यम वर्ग करता नहीं, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं रखा गया। तो मध्यम वर्ग की जो अपेक्षा थी इनकम टैक्स का स्लैब बढ़े, वो भले ही नहीं पूरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों का ध्यान इसमें रखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान गैस से थे, वो उन्हें मिल रही है। इसके अलावा रोड्स की जो कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उससे फायदा मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो गांव के लोगों का इसमें ध्यान रखा गया है और ये कहा गया कि इनकी इनकम 19 तक डबल हो जाएगी। तो किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया गया है और इस बात का प्रयास किया गया है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटा जाए। इसके अतिरिक्त अगर हम अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो बहुत जरूरी होता है अर्थव्यवस्था को बैलेंस्ड बनाना। तो एक ये बैलेंस देने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अब 7th पे कमीशन आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी से लोगों को धन ज्यादा मिलेगा, सैलरी ज्यादा मिलेगी, फिर उसको फिजिकल पॉलिसी से वापस लिया जाता है, तभी इकोनॉमी सही चलती है। क्योंकि जितना अधिक हमारा डेवलपमेंट होता है उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के कीटाणु मौजूद रहते हैं। एक और बड़ी जो बजट में हम लोग को लगा या अपोजिशन भी कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इंडिया के रोजगार के संबंध में बहुत कुछ हमें अच्छा नहीं मिल रहा है इसमें, क्योंकि ये नहीं लग रहा कि रोजगार इससे बढ़ेगा। 66% यूथ के हाथ में काम नहीं है। बात है, तो युवकों के लिए कोई ऐसी कोई इसमें आकर्षक सबसे बड़े बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, उसके लिए कुछ हमें नहीं मिला। जो हमारा शिक्षित वर्ग है उनके लिए कोई हमें कोई इसमें खास प्रावधान नहीं मिल रहा है। चलिए, एक बात डॉक्टर शशि अरोड़ा जी ने स्वीकारी कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार है उनके लिए सरकार ने बहुत कुछ नहीं करा, देखते हैं आने वाले सालों में करे। अब सीए अभिनव अग्रवाल जी हमारे पास। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बतौर एक्सपर्ट आपके हिसाब से जो 2016 का बजट है, मोदी सरकार का तीसरा बजट है, 22 महीनों की सरकार में तीसरा बजट है, उस हिसाब से जो देखते हैं देश की इकोनॉमी को, सर किस तरीके से आप लेते हैं बतौर एक्सपर्ट? अगर आप मुझसे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ये बजट अच्छा है। इसमें गवर्नमेंट ने अपने जीडीपी जो टारगेट है उसको अचीव करा है।
फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने की कोशिश करी है। तो इसका फायदा लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इकोनॉमी को और इनडायरेक्टली हमारे जनता को भी पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की दृष्टि से, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिडिल मैन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस क्लास की दृष्टि से देखूं, तो इस बजट में लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी जी, और गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारा स्कोप था कि कहीं ना कहीं वो मिडिल मैन को, मिडिल इनकम क्लास को फायदा पहुंचाए। जैसे जो हमारी इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, 2 साल से सेम चल रही है, तो गवर्नमेंट ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, वो बिल्कुल सेम चली। एक मिडिलमैन की अपेक्षा होती है कि कहीं ना कहीं कम से कम इन्फ्लेशन के बराबर हर साल से कम टैक्स का फायदा मिले, जो नहीं दिया गया है। केवल एक 3,000 रुपए की सो कॉल्ड लॉलीपॉप पकड़ा दी गई है, वो भी उन लोगों को जो 5 लाख से कम की जिनकी आय है। सर्विस टैक्स की बात करें तो सर्विस टैक्स में जो 10 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है वो कई सालों से चल रही है, वो भी एज इट इज रिटेन्ड है। टैक्स पिछले साल भी 12 से 14% करा गया, बीच में फिर 14.5% कर दिया गया, और अब 15% कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सर्विसेज की कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी। इसके अलावा जैसे इनकम टैक्स में सेक्शन 80C का डिडक्शन होती है, तो उसमें गवर्नमेंट ने 21 हेड रख रखे हैं। 21 जो PPF है, LIC है, हाउसिंग लोन का रिपेमेंट है, NSC है, ट्यूशन फीस है बच्चों की, वो सारी एक ही हेड में डाल रखी है 80C में, और उसकी ओवरऑल लिमिट बंद रखी है 1.5 लाख रुपए। तो उसमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस साल कम से कम उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होगा, जो नहीं हुआ गया। हाँ, हाउसिंग लोन में जो अगर 50 लाख से कम का मकान है और 35 लाख से कम का लोन है, तो उसमें जो इंटरेस्ट की छूट है वो 2 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख जरूर कर दी गई है। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आपका मकान 50 लाख से ऊपर है या लोन 35 लाख से ऊपर है, तो उसमें कोई छूट गवर्नमेंट ने नहीं दी है। इसके अलावा जो हाई नेटवर्क इनकम वाले लोग हैं, जिनकी 1 करोड़ सालाना से ऊपर आय है, उनके सरचार्ज 12% से बढ़ा के 15% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मिडिल मैन निराश है, मिडिल इनकम ग्रुप निराश है, और गवर्नमेंट उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी एक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट दे सकती थी। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, हम जल्दी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।